हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो संतृप्त वसा है ना, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्या किस पर? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है उसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो संतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। यानी जो संतृप्त वसा है, कौन सी वसा? संतृप्त वसा है। तो उस वसा के अंदर जो क्या है कि जो कार्बन परमाणु है ना, क्या पर जो कार्बन परमाणु, तो कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध होता है, यानी कार्बन परमाणु के बीच जो बंध होता है ना, जो एकल बंध होता है ना, वह सी होता है। कौन सा होता है? C' होता है। क्या होता है? C' होता है। यानी जो संतृप्त वसा है ना, तो संतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, जैसे C' बंध होता है। फिर क्या है? ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में तथा उच्च गलनांक वाली होती है। यानी जो संतृप्त वसा होती है ना, तो संतृप्त वसा क्या होती है? तो संतृप्त वसा है ना, वह सामान्य ताप पर, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, यह ठोस अवस्था में तथा उच्च गलनांक वाली होती है। यानी जो संतृप्त वसा है, तो संतृप्त वसा क्या होगी? ये कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर, यानी जो हमारा सामान्य टेम्परेचर होता है ना, यानी सिंपल टेम्परेचर जो हमारे के लिए होता है, जिसमें हम रहते हैं, उस टेम्परेचर पर तो यह ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो उच्च गलनांक होता है ना, यानी जो क्या हो गया कि जो उच्च गलनांक है, तो उच्च गलनांक के अंदर क्या हो गया? उच्च गलनांक के यानी तथा ये उच्च गलनांक वाली होती है। यानी जो इसका जो पिघलने का जो प्रोसेस है ना, यानी उसके जो टेम्परेचर है ना पिघलने के लिए, उसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये क्या हो गया? तो ये एक उच्च गलनांक वाली वसा हो गई। फिर उसके बाद क्या है? अगर जो संतृप्त वसा है, अगर इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, संतृप्त वसा के कौन कौन से उदाहरण हैं, यानी इसके अंदर क्या कुछ खास है। तो संतृप्त वसा के अंदर उदाहरण क्या हो गए? इनके जंतु वसा हो गई, हमारा घी हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल के अंदर पाई जाती है। यानी जो संतृप्त वसा है ना, तो संतृप्त वसा के अगर हम उदाहरणों पर चर्चा करें कि यह किन किन में पाई जाती है, तो इनका तो हमको पता होना चाहिए कि यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। जो संतृप्त वसा है ना, वह सबसे पहले तो हो गया घी। इसके अंदर घी के अंदर पाई जाती है। फिर यह मक्खन के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ यह मीट यानी मांस के अंदर पाई जाती है। और जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल के अंदर पाई जाती है। फिर है अन्य पदार्थ जिसमें यह फैट पाया जाता है, वो है नारियल, आलू के चिप्स, केक और पिज्ज़ा। यानी जो हमारी संतृप्त वसा है, वह अन्य पदार्थों में यह फैट पाया जाता है। अन्य पदार्थों में जिनमें यह फैट पाया जाता है, यानी अन्य पदार्थ जिनके अंदर जो हमारी संतृप्त वसा है ना, कौन सी संतृप्त वसा वह पाई जाती है, तो वह पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो गए? वे हो गए हमारे नारियल, आलू के चिप्स, केक, पिज्ज़ा। इनमें क्या पाई जाती है? इनमें जो संतृप्त वसा है ना, वह पाई जाती है। तो संतृप्त वसा है वह क्या होगी उसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। एक बार और थोड़ा सा सरसरी नज़र से भी इनको देख लेते हैं कि जो संतृप्त वसा होती है ना, वह क्या होती है। तो संतृप्त वसा है ना, सबसे पहले क्या हो गया कि जो हमारी संतृप्त वसा है ना, तो संतृप्त वसा में जो कार्बन परमाणुओं के बीच जो बंध पाया जाता है ना, वह एकल बंध पाया जाता है। C' यानी इसके अंदर एकल बंध पाया जाता है, यानी C' पाया जाता है। तो यानी जो हमारी संतृप्त वसा है, वह किन परमाणु के बीच है? यानी संतृप्त वसा में जो कार्बन परमाणु के जो बीच होता है ना, वह एकल बंध पाया जाता है।
कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। सी डैश सी, कौन सा? सी डैश सी पाया जाता है। फिर क्या होगी? ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में, यानी जो हमारा कमरे का टेम्परेचर, यानी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, जिस टेम्परेचर के अंदर हम रहते हैं, तो उस टेम्परेचर के तो अंदर यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है कमरे के टेम्परेचर के अंदर? तो कमरे के टेम्परेचर के अंदर यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ तथा यह जो होती है ना हमारी संतरित वसा, यह कौन सी वसा है? यह उच्च गलनांक वाली वसा होती है। यह कौन सी वसा होती है? यह हमारी उच्च गलनांक वाली वसा होती है। तो जो संतृप्त वसा है ना, वह उच्च गलनांक वाली वसा होती है। संतृप्त से क्या हो गया? उच्च गलनांक वाली वसा हो गया, जिसका जो बंध होता है वह कैसा होता है? तो इसका बंध एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सी डैश सी। कौन सा हो गया? सी डैश सी। यानी जो हमारी संतृप्त वसा है, तो जो हमारी संतृप्त वसा होती है, तो वह कौन सा बंध होता है? उसके अंदर होता है एकल बंध, सी डैश सी। और जो संतृप्त वसा होती है ना, यह जो हमारा कमरे का टेम्परेचर होता है ना, तो कमरे के टेम्परेचर पर यह ठोस अवस्था में होती है। और तथा जो यह उच्च गलनांक वाली होती है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हो कि जो हमारा घी होता है, वह घी तो अगर हम अंदर हैं, कमरे के अंदर पड़ा होता है ना, तो वह घी क्या होता है? ठोस होता है, यानी घी जमा हुआ होता है। लेकिन जब घी को आग के ऊपर गर्म किया जाता है, तो जो घी है वह द्रव अवस्था के अंदर आ जाता है। यानी जो इसका गलनांक होता है ना, यानी इसको पिघलने का जो गलनांक होता है ना, वह उच्च होता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर जो हमारी हम संतृप्त वसा है, तो संतृप्त वसा के जो हमको उदाहरण हैं, उनके भी बारे में हमको पता होना चाहिए। इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो संतृप्त वसा के अंदर सबसे पहला है जंतु वसा। क्या हो गया? जंतु वसा। उसके बाद है घी। उसके बाद है मक्खन। उसके बाद है मांस। उसके बाद है ताड़ का तेल। उसके बाद हमारा ताड़ का तेल इसके अंदर पाया जाता है। यानी जो हमारी संतृप्त वसा है ना, तो संतृप्त वसा, जंतु वसा, घी, मक्खन, मांस के अंदर पाया जाता। मांस और साथ ही साथ ताड़ का जो तेल होता है ना, जिसको बोलते हैं पाम ऑयल, उसके अंदर भी जो संतृप्त वसा है ना, वह पाई जाती है। तो उसके बाद जो यह संतृप्त वसा है ना, यह जो अन्य जो पदार्थ है ना, यानी इसके अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? अन्य पदार्थ जिनमें यह फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिनमें जो संतृप्त वसा है ना, वह पाई जाती है, वह हमारा है। सबसे पहले तो है नारियल। क्या हो गया? नारियल। फिर है आलू। आलू के चिप्स। फिर क्या हो गया? फिर हो जाता है केक। फिर पिज्ज़ा। इन सभी के अंदर जो होती है ना, वह संतृप्त वसा पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए संतृप्त वसा के उदाहरण दो, तो अब क्या क्या दोगे? सबसे पहले तो हम देंगे जंतु वसा। क्या हो गया? सबसे पहला हो गया जंतु वसा। उसके बाद हो गया हमारा घी। उसके बाद हो गया मक्खन। उसके बाद हो गया मांस। उसके बाद हो गया ताड़ का
तेल जिसे पाम ऑयल भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? जिसको पाम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। यानी जो क्या हो गया कि जो क्या है, जो संतृप्त वसा है ना, क्या कि जो संतृप्त वसा है, जो संतृप्त वसा है ना, क्या तो संतृप्त वसा में ट्राइग्लिसराइड, क्या ट्राइग्लिसराइड, क्या हो गया ट्राइग्लिसराइड यानी पोमेटिक एवं स्टीरॉयड अम्ल पाए जाते हैं। तो पूछ लिए संतृप्त वसा के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो संतृप्त वसा के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो संतृप्त वसा के अंदर पामेटिक और स्टीरिक, पामेटिक और स्टीरिक अम्ल संतृप्त वसा के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमको याद रखना होगा। फिर आगे हमारा है संतृप्त वसा ज़्यादा मात्रा में खाने से हमें हृदय रोग हो जाते हैं। यानी जो संतृप्त वसा है जिसका चलन आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसी के कारण आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। वह किसके कारण आ रहे हैं? वह इसी के कारण आ रहे हैं। किसके कारण? संतृप्त वसा के अधिक उपयोग से। किससे आ रहे हैं? संतृप्त वसा के अधिक उपयोग से क्या है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हृदय रोग है ना वह हो रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा हृदय रोग हो रहे हैं। फिर आगे क्या है? यह हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल है ना, तो जो संतृप्त वसा है ना, तो यह हमारे अंदर जो खून होता है ना हमारा, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। क्या कर देती है? यह जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है ना, उसको बढ़ा देती है। कौन बढ़ा देती है? संतृप्त वसा। यहाँ पर हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो उनका भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो यही हो गया कि आजकल के समय में क्या कि आज कल के समय में हृदय आघात किस कारण हो रहे हैं। यानी आज के समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक है या हृदयघात है वह क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे जो कारण है ना वह संतृप्त वसा का क्या है? संतृप्त वसा का। यानी संतृप्त वसा के कारण सबसे ज़्यादा क्या है वह हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो जो हमारी संतृप्त वसा के कारण ही सबसे ज़्यादा क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो संतृप्त वसा है, क्या कि जो संतृप्त वसा है ना उसके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो संतृप्त वसा के अंदर एक तो पामेटिक और एक स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं। यानी संतृप्त वसा के अंदर पामेटिक और स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं। संतृप्त वसा ज़्यादा खाने से हृदय रोग बढ़ रहे हैं। यानी संतृप्त वसा के ज़्यादा उपयोग से हृदयाघात के जो केसेस है ना वह
दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसके बढ़ने का क्या कारण है? यह जो हमारा खून होता है ना, तो हमारे खून के अंदर यह जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। यानी जो खून है ना, खून गाढ़ा हो जाता है। यानी संतृप्त वसा की अधिक उपयोग से हृदय आघात के केसेस बढ़ रहे हैं। और इसका जो मुख्य कारण है कि जो संतृप्त वसा है ना, वह जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, उसको बढ़ा देते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है ना, तो ब्लड को यह गाढ़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गाढ़ा। जिससे जो खून धमनियों के अंदर चलता है ना, तो जो हमारी धमनी है या जो हमारी शिराएं हैं उनके अंदर चलता है ना, तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जिस कारण यह खून कहीं पर रुक जाता है और उसके कारण खून की सही से आपूर्ति नहीं हो पाती। खून की सही आपूर्ति नहीं होने के कारण ही हृदयाघात हो जाता है, यानी हार्ट अटैक आ जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारी है संतृप्त वसा। कि संतृप्त वसा कौन कौन सी होगी उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो संतृप्त वसा हमारी असंतृप्त वसा हमारी कौन सी होगी? तो असंतृप्त वसा के अंदर कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध यानी C डबल बॉन्ड C होता है। यानी जो असंतृप्त वसा है ना, तो असंतृप्त वसा के अंदर जो कार्बन परमाणु है ना, जो उस वसा के अंदर होते हैं जो कार्बन परमाणु, तो उन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध यानी C डबल बॉन्ड C होता है। और ये कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था के अंदर होती है। क्या होती है? ये द्रव अवस्था के अंदर होती है। तो जो हमारी असंतृप्त वसा है ना, क्या असंतृप्त वसा, तो असंतृप्त वसा के अंदर जो कार्बन परमाणु है ना, तो कार्बन परमाणु के बीच यहाँ C डबल बॉन्ड C यानी द्विबंध पाया जाता है। कौन सा बंध? द्विबंध। और जबकि जो संतृप्त वसा थी वहाँ पर कैसा बंध है? वहाँ पर एकल बंध है, C सिंगल बॉन्ड है। क्या है? C सिंगल बॉन्ड C। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो गति है ना, जो असंतृप्त वसा है, तो असंतृप्त वसा जो हमारा कमरा होता है ना, तो कमरे के सामान्य ताप पर भी यह द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? यह द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। और जो यह होती कैसी है? यह द्विबंध यानी C डबल बॉन्ड C होती है। ये कमरे की सामान्यता पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। फिर आगे क्या हो गया? आगे हो गया कि यह जो मान ली है हमारी जो असंतृप्त वसा है वह पाई किन किन में जाती है, तो इन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो जो हमारी असंतृप्त वसा है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये जैतून का तेल, कैनोला तेल, मछली का तेल, कसई का तेल, सोयाबीन का तेल, काजू और बादाम में भी यह फैट पाया जाता है। यानी जो हमारी असंतृप्त वसा है, कौन सी वसा? असंतृप्त जो वसा है ना, तो वह वसा जो कार्बन परमाणु है ना, तो उनके बीच के अंदर C डबल बॉन्ड C होता है। यानी यहाँ पर द्विबंध होता है। और ये कमरे के टेम्परेचर पर सामान्य द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। किस अवस्था के अंदर? द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। और यह सबसे पहले तो हो गया, जो हो गया वह है जैतून का तेल। क्या हो गया? सबसे पहले तो हो गया जैतून का तेल। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया कैनोला तेल। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया कैनोला तेल। उसके बाद हमारा हो जाता है, कौन सा हो गया उसके बाद हमारा हो गया मछली तेल। कौन सा तेल? मछली तेल। उसके बाद हमारा हो गया
कसाई तेल। कौन सा हो गया? कसाई तेल। उसके बाद हमारा हो गया सोयाबीन तेल। कौन सा हो गया? सोयाबीन तेल। उसके बाद हमारा हो गया काजू और बादाम के अंदर भी यह वसा यानी जो असंतृप्त वसा देखने को मिलती है। उसके बाद अगला है हमारा, वह है हमारा ट्रांस फैट। अगला हमारा क्या हो गया? अगला हमारा हो गया ट्रांस फैट, यानी जो हमारी असंतृप्त वसा होती है तो वह क्या होती है? वह सी डबल बॉन्ड होती है, यानी वह द्विबंध वाली होती है। उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर है ना, कमरे का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? यह द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। फिर है, अगर हम इसके उदाहरणों पर बात करें तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो हमारी जो असंतृप्त वसा है ना, उसके कौन कौन से उदाहरण है? तो उसका हमारा है जैतून का तेल। फिर है अगला है हमारा कैनोला का तेल। उसके बाद है मछली का तेल। उसके बाद है कसाई का तेल। उसके बाद है सोयाबीन का तेल। उसके बाद है काजू और बादाम के अंदर भी यह फैट पाया जाता है। कौन सा फैट पाया जाता है? तो असंतृप्त वसा को फैट कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा ट्रांस फैट। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है ट्रांस फैट। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है ट्रांस फैट। तो ट्रांस वसा संसाधित यानी प्रोसेस्ड किए गए असंतृप्त वसा होते हैं जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाता है। यानी जो ट्रांस फैट है ना, क्या जो ट्रांस फैट, तो जो हमारा ट्रांस फैट है वह क्या हो गया? जो ट्रांस फैट है ना वह हो जाता है हमारा जो ट्रांस वसा से संबंधित जो फैट होता है ना, उसे ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। यानी ट्रांस फैट संबंधित किए गए असंतृप्त वसा होते हैं। यानी जो ट्रांस फैट है ना, वो जो ट्रांस वसा होता है ना, ट्रांस वसा से संसाधित किए गए हुए जो असंतृप्त वसा होते हैं ना, जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाते हैं। यानी जो प्रसंस्करण के बाद जो संतृप्त वसा की तरह हो जाते हैं और इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे खाने से हमारे शरीर के अंदर जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उनकी जो मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण जो हमारे हृदय की बीमारियां हो जाती है, यानी जिसे हमारे हृदय की बीमारियां हो जाती है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। तो ट्रांस फैट क्या हो गया? ट्रांस फैट हो गया ट्रांस वसा संसाधित किए गए जो असंतृप्त वसा होते हैं ना, जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा ही की तरह ही हो जाते हैं। इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ जाती है और इसके कारण हमें हृदय की बीमारियां हो सकती है। इसे ही ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद है कि ट्रांस वसा, ये हमारा ट्रांस फैट हो गया। फिर अगला है हमारा वसा का पाचन आमाशय में शुरू होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि जो वसा होती है, वसा का जो पाचन है वह कहाँ से शुरू होता है? तो वसा का पाचन आमाशय से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से। वसा का जो पाचन है वह आमाशय से शुरू होता है। तो वसा का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो वसा का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। फिर क्या है? फिर वसा का जो सर्वाधिक पाचन है ना, वह छोटी आंत या फिर ग्रहणी के अंदर होता है। यानी जो वसा होती है, तो वसा का जो सर्वाधिक पाचन है ना, वह छोटी आंत यानी ग्रहणी के अंदर होता है। यानी जो वसा का जो सर्वाधिक पाचन है ना, वह छोटी आंत द्वारा होता है, जो कि ग्रहणी के अंदर होता है। फिर क्या है? जबकि वसा का जो अवशोषण है ना, वह छोटी आंत के इलियम में होता है। यानी जो वसा होती है, क्या जो वसा होती है, तो वसा का जो अवशोषण है, क्या है? वसा का जो अवशोषण है ना, तो वसा का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। किसके अंदर होता है? छोटी आंत के इलियम के अंदर जो वसा है ना, उसका शोषण होता है। क्या होता है? जबकि
इजारियम के अंदर होता है। उसके बाद है वसा का जो अवशोषण है ना वह कुल विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी जो वसा है ना, तो वसा का जो अवशोषण है ना क्या हो, तो जो हमारी वसा होती है ना, तो वसा का पाचन अमाशय से शुरू होता है। तो वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वसा का पाचन अमाशय से शुरू होता है तथा वसा को जो सर्वाधिक पाचन है वह छोटी आंत में होता है, जबकि वसा का जो अवशोषण है ना वह छोटी आंत के इलियम से होता है। फिर वसा का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें लसिका या फिर कोशिका या लैक्टिकल सेल कहते हैं। यानी जो वसा होगी, तो वसा का जो अवशोषण है ना, तो वसा का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिका होता है ना उनके द्वारा होता है। तो क्या हो गया कि जो वसा का जो अवशोषण है ना, यानी वसा का जो क्या हो गया कि वसा का जो अवशोषण है ना वह कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें लसिका कोशिका या लैक्टिक सेल कहते हैं। जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें लसिका कोशिका या फिर लैक्टिकल सेल कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि वसा का जो अवशोषण है ना वह कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती है ना उनके द्वारा होता है जिन्हें लसिका कोशिका या फिर लैक्टिकल सेल के नाम से जाना जाता है। फिर आगे क्या है? 1 से 9.3 कैलोरी यानी 1 से 9.3 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 से 9.3 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है तथा ऊर्जा का सबसे अधिक संकेंद्रित स्रोत है। क्या है कि सबसे ऊर्जा का सबसे अधिक है संकेंद्रीय स्रोत है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा वसा सामान्यतः पर ठोस अवस्था के अंदर होती है। यानी जो वसा होती है ना वह वसा जो सामान्य टेम्परेचर होता है ना, तो सामान्य टेम्परेचर वसा हमारी ठोस अवस्था के अंदर होती है। किस अवस्था के अंदर होती है? वसा जो होती है ना वह ठोस के अंदर होती है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में है तो उन्हें तेल कहा जाता है। लेकिन जो ठोस है, यानी जो ठोस है ना वह जो जिस टेम्परेचर पर अगर वह है वसा है, जो द्रव है ना, तो उसको तेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको तेल कहते हैं। यानी कमरे के ताप पर जो वसा कठोर होती है ना वह तो हो गई वसा, और जब वह ठंडा यानी जब वह इस ताप को तो द्रव अवस्था में आ जाता है ना, या टेम्परेचर पर भी जो इस ताप पर जो द्रव अवस्था में उन्हें तेल कहते हैं। यानी ये तो घी होता है, तो घी तो कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन जो तेल होता है ना वह कमरे के ताप पर भी द्रव रहता है। तो यहाँ पर से यह कहना चाहता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया कि जो सामान्य वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। यानी जो सामान्य वयस्क व्यक्ति है, क्या जो सामान्य वयस्क व्यक्ति है ना उसको क्या, उसको है कि 20 से जो 30% ऊर्जा है ना, 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। यानी सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। तो यह भी हमारे लिए क्या है? तो यह भी हमारे लिए IMPORT इम्पोर्टेंट है। यानी सामान्य मनुष्य के लिए जो वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कितनी होती है? वह 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर अगला है हमारा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। अगला हमारा क्या हो गया? अगला हमारा हो गया पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स। क्या हो गया? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। तो यह क्या हो गया? यह हमारा हो गया ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाया जाता है। जो ओमेगा 3 वसा है जो किस में पाया जाता है? तो जो ओमेगा 3 वसा है ना वह मछली के अंदर पाया जाता है। और जो ओमेगा है ना, ओमेगा 6 वसा की जो कसई और जो सोयाबीन तेल के अंदर पाया जाता है। यानी ओमेगा 6 जो वसा की कसई और सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा क्या? अगला है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। क्या हो गया? अगला हमारा हो गया मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स। तो क्या हो गया? यह जैतून और कैनेला तेल में पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है? तो यह जैतून और कैनोला तेल में पाया जाता है, और काजू बादाम के अंदर भी यह फैट पाया जाता है।
तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।